Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series, that is Abhyas series exclusively that we have started for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day and as part of which आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, जिसमें हम लोग करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है लास्ट वीक. आज ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स है. ये मैंने 2 पार्ट्स में ले रही हूँ, ठीक है. सो नो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? सो नो व्हेन वी लुक एट द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, बी इट एपीएफसी और ईओएओ, दोनों के लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस इस सोशल सिक्योरिटी एक्ट से आते हैं, जिसमें मोर देन हाफ ऑफ दोज क्वेश्चंस 5 to 6 दे आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ओनली. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद इट. अगर आप बेसिक्स भी, बेसिक प्रोविजंस भी आप अच्छे से देख लोगे ना, यू शुड बी एबल टू क्लियर दिस वेरी इजीली. ओके, सो वेटेज भी इसका अच्छा खासा है. सो दैट्स द रीज़न दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एसोसिएटेड विद द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स. ओके, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है एड्यूटैप की तरफ से. उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लॉन्च किया है फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स. नाउ इस गाइड बुक में क्या मिलेगा आपको? एक तो आपको इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न मिलेगा, एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन मिलेगा, जो भी आपके FAQ से रिलेटेड टू दिस यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है. अलॉन्ग विथ द डिकोडेड सिलेबस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द रिजॉल्व और द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद इन 1 or 2 स्टेप्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन द एंटायर कंटेंट वुड बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स. Okay, so with this let me start the first question. Here it comes. Under the employees pension scheme created by the central government, the pension fund is financed through which of the following sources? Now when we look at the EPF Act, इसमें 3 components होते हैं. एक तो employee provident fund, employee pension scheme, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. ये तीनों है कंपोनेंट्स अंडर द ईपीएफ एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है. नाउ इसमें हमने लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 12% का कंट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे भी ग्रेटर दैन 20 एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड जहाँ पे 15,000 का वेजेस होता है. दैट इंक्लूड्स योर डीए एज वेल, ठीक है. वो थ्रेशोल्ड है. लेस दैन 15,000 अगर है देन वो मैंडेटरी हो जाता है कि उस एस्टेब्लिशमेंट को कि इसमें ईपीएफ एक्ट में करे एम्प्लॉयज़ को. एंड अगर सैलरी ग्रेटर दैन 15,000 है तो वॉलेंट्री हो जाता है, उन एम्प्लॉयज़ को अपने कंसेंट के बेसिस पे ही कर सकते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 12%, जो बेसिक अगर लेस दैन 15,000 तो वो 10% ही होता है. अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं इसको 12% तक भी लेके जाना, देन दे कैन टेक इट, अदरवाइज वो 10%. अदरवाइज ग्रेटर दैन 20 एम्प्लॉयज़ है, इन दैट केस इट इज़ 12%. ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेशन ओनली, ठीक है. नाउ ये 12% है. नाउ इस 12% में 8.33% का एम्प्लॉयर, सी एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन का जो 12% है पूरा ये ईपीएफ फंड में ही जाता है. वही एम्प्लॉयर का जो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें 8.33% ईपीएस में जाता है, एंड 3.67% वो ईपीएफ में जाता है. एंड ये दोनों हो गए 12% उसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर का एक और कंट्रीब्यूशन जाता है ईडीएलआई में, इसमें अप टू 1%, और जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो 0.5% होता है. बाकी जो उसके एडमिन चार्जेस या कुछ है तो जो आज के रेट में बिल्कुल वो वेव्ड ऑफ है, ओनली 0.5% उसके अकाउंट से जाता है टूवर्ड्स इट कॉन्ट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई का पूरा 12% कहाँ जाता है? ईपीएफ में ही जाता है. सो हियर जो पेंशन फंड है दैट इज फाइनेंस्ड, ये जो पेंशन फंड है दैट इज फाइनेंस्ड द पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 8.33% of the employees wages
पेमेंट्स फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स, जैसे हमने पहले बताया, नो नॉट पहले नहीं बताया था ये जो बड़े कंपनी से जहाँ पे 100+ एम्प्लॉयज़ है एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेइंग कि एम्प्लॉयर खुद का कोई पीएफ ट्रस्ट लॉन्च कर सकता है, उसमें अमाउंट वो दे सकते हैं। अगर उस तरह का कुछ एम्प्लॉयर का खुद का कुछ पीएफ ट्रस्ट है, देन दे नीड नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस ईपीएफ, बट इन दैट केस ऑल्सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द ईपीएस। एम्प्लॉयर का जो 8.33% है ऑफ द एम्प्लॉयज वेजेस, वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनको ईपीएस में, तो वो करेंगे, वो भी आ जाता है इस फंड में। नेट एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन फंड, अगर कुछ उस फैमिली पेंशन फंड है उसका भी अमाउंट आ जाता है इसमें। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन से तो वो भी आ जाते हैं, ठीक है। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम? सी बीट ईपीएफ और ईपीएस और EDLI, तीनों के लिए भी जो फंड्स है दैट वुड बी मेंटेन्ड बाय द और मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, और इनका काम आसान करता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, under the EPF and MP Act 1952, an employee drawing a basic salary plus a DA of 25,000 contributes 12% of the wages. ये हमने देखा है, okay? Employee drawing. So how is the employer's contribution distributed? Now employee का पूरा 12% कहाँ जाता है? Only EPF में जाता है। वही employer का जो contribution है that will go to EPF प्लस एम्प्लॉई पेंशन स्कीम प्लस EDLI, तीनों में जाता है। सो हमने ये भी बोला है कि EPF में उनका 8.33% जाता है, ठीक है, ऑफ द वेजेस। EPS में जाता है EPF में जाता है 3.67%, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एंड इसमें जाता है 8.33% एंड EDLI में 0.5%। उसमें ग्रेटर देन 15,000 सैलरी है तो दैट इज वॉलेंट्री, कंपल्शन कुछ नहीं है, ठीक है। लेस देन 15,000 है तो कंपल्सरी है, एंड इसका थ्रेशहोल्ड है 15,000, ठीक है। थ्रेशहोल्ड इनका 15,000 है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक एस्टैब्लिशमेंट है, उनका सैलरी है 45,000 है बेसिक वेज, ओके। अगर बेसिक वेज उतना है तो अगर एग्रीड टर्म्स है, जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट का, अगर उसमें मेंशन्ड है तो एम्प्लॉयर को भी वो 45,000 के ऊपर उतना पीएफ देना पड़ेगा, अदरवाइज 15,000 का तो मिनिमम उसको देना पड़ेगा। ये आप याद रखिए ना। अभी इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो 15,000 है थ्रेशोल्ड, सीधा उन्होंने दिया 25,000। सो विल कंसिडर दैट ये 25,000 ही है उसका जिसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ EPS में जाता है, मतलब 3,000। सो 25,000 का जो 12% है that would be 12 is 63,000, ये होगा ओनली EPF। वही एम्प्लॉयर का हमने बोला EPF में जाता है, EPS एंड EDLI। अगर ये कैलकुलेशंस करेंगे तो EPF का हमारा आता है 3.63% का 1750, एंड EPS कितना भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला है कि 45,000 की सैलरी है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट है तो उनको एम्प्लॉयर को भी उतना ही EPF में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज 15,000 थ्रेशहोल्ड है। EPS के लिए तो 15,000 ही थ्रेशहोल्ड है, मतलब 1250 इसका कैप्ड है, ये कैप्ड है, ओके। एंड EDLI के लिए भी ये कैप्ड है 0.5% और 75 रुपीज़। तो ये याद रखिए, इसमें कैप नहीं है, बट ये सिंस दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड, हम लोग 25,000 ले रहे हैं। बट अदरवाइज EPS के लिए EDLI के लिए 15,000 कैप है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, दैट इज 70,000। सो हियर इट इज B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्रेडिटिंग ऑफ द EPF इंटरेस्ट? व्हेन वी टॉक अबाउट EPF इंटरेस्ट, वो कैलकुलेशन तो मंथली होता है लेकिन डिपॉजिट एनुअली होता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली रनिंग बैलेंस, क्योंकि मंथ ऑन मंथ अमाउंट तो आ रहा है, EPF में अमाउंट तो आ रहा है फ्रॉम एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका क्रेडिट एनुअली होता है। अंडर द EDLI स्कीम
1976 what is the maximum insurance benefit payable to the nominee of a deceased employee. क्योंकि जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आया था उसमें सबसे पहले प्रोविडेंट फंड का ही था. उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया what they have done is they have incorporated pension scheme and employee deposit linked insurance scheme as well. That's the reason यहाँ पे year different आ रहा है, so don't get confused with that. उसमें maximum कितना मिलेगा, 7 lakhs तक मिलेगा उनको. ठीक है, moving on to our next question. When the central government modifies the provident fund, family pension or insurance scheme, what is the requirement regarding the parliament? जब भी central government provident fund या family pension या insurance scheme में मतलब EPF या EPS या EDLI इन तीनों में से किसी में भी कोई मॉडिफिकेशन करता है, then immediately that has to be placed before both the houses of parliament फॉर मिनिमम 30 days फॉर डिस्कशन. उस डिस्कशन के बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या एनलमेंट हुआ है. मॉडिफिकेशन मतलब उन्होंने नहीं ऐसा कर सकते अगर कुछ फॉर एग्जांपल 12% का तो है तो इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला अभी 12.5% किया हमने. ठीक है, अगर उस तरह से है तो अगर मॉडिफिकेशन नहीं 12.5 ने 12.25% करते हैं, ये मॉडिफिकेशन हो गया. एनलमेंट वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं 12% ही रहना चाहिए, वो पास नहीं हुआ, then it will be back to 12% only. So here it will be B the correct answer. The both houses will determine its final effect. ठीक है. Now moving on to our next question. Who among the following is empowered to determine the amount of money due from an employer under the EPF Act, pension scheme or the insurance scheme? किसके पास ये पावर रहता है कि ड्यू कितना है? वो तो मंथली पेमेंट तो कर ही रहे हैं, राइट, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं इतना करना चाहिए. हु विल से दैट वुड बी द CPFC एंड ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट इज CPFC या फिर असिस्टेंट CPFC, RPFC. ओके, ये सारे आते हैं. Now, if an employer misses an inquiry regarding dues under the EPF Act without a valid reason, what is the procedure? कई बार ऐसा होता है कि इंक्वायरी डाला है, ओके, फॉर एग्जाम्पल APFC है, उन्होंने एक इंक्वायरी डाला है कि आपको इतना पेमेंट करना था, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़, लेकिन आपने नहीं किया फॉर एग्जाम्पल. ओके, फिर उस कंडीशन में वो मिस कर दिया, मतलब जिस दिन वो हियरिंग था, वो डिस्कशन था, वो एक्स पार्टे द ऑफिसर कैन pass on the order. In that case, see, the officer can pass on the order based on the evidence and records available. Ex parte कर सकते हैं. And the employer can request the reversal within 3 months by proving valid impediment or improper notice. बोल सकते हैं कि मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ है, वैलिड इम्पेडिमेंट है उसके पास, या फिर इम्प्रॉपर नोटिस, मुझे नोटिस मिला ही नहीं तो मैं कैसे आता, नोटिस नहीं मिला लेकिन मुझे ये ऑर्डर मिल गया, ऐसे करना है, सो दैट्स द रीज़न आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर द रिवर्सल करके. सो वो भी चाहिए 3 months के अंदर ही करना पड़ेगा उसको. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एम्प्लॉयर सबमिटेड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन 2020 कॉजिंग एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ PF ड्यूज. ओके, मतलब 2020 में उन्होंने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, बिकॉज ऑफ विच जो उनका PF ड्यूज था वो कम दिखे, जो 1000 पे होना चाहिए था वो 500 ही हुआ है. इन 2024 द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिसीव्स ए न्यू एविडेंस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड वेजेस. सो 2024 में RPFC ने एक न्यू एविडेंस रिसीव किया था इसके तहत. सो देन व्हाट एक्शन कैन द ऑफिसर टेक. अब तो 2020 का है, 2024 में उनको पता चला है. इन दैट केस ऑल्सो द ऑफिसर कैन री एग्जामिन एंड रीडिटरमाइन द ड्यूज विद इन 5 years फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर इफ द एम्प्लॉयर डिड नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द रिलेवेंट फैक्ट्स. 5 years तक भी उनके हाथ में रहता है फॉर रिव्यूइंग. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट विच बॉडी फंक्शंस एज अ ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. नाउ इसमें जो ट्रिब्यूनल आता है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. इसके तहत जो भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है उसी के अंदर ये मतलब अभी जो ऑफिसर है उनके थ्रू वो रिजॉल्व नहीं हुआ है. ठीक है, देन दे कैन गो फॉर द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल का बिल्कुल हियरिंग फाइनल होता है, उसके बाद कोई कोर्ट में एंटरटेन नहीं करेगा उसका वर्डिक्ट. ठीक है, yes. Which of the following statements is correct regarding the orders of a tribunal under the EPF Act?
सी द ट्रिब्यूनल कैन कन्फर्म, मॉडिफाई, कैंसिल और रेमिट द केस, क्योंकि जो भी ऑर्डर उन्होंने दिया उसको कन्फर्म कर सकता है. मतलब एम्प्लॉयर बोलता है नहीं नहीं वो 1000 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 500 ही है, ठीक है, देन इन दैट केस ही कैन गो फॉर द ट्रिब्यूनल dispute resolution के लिए. So in that case the tribunal can confirm, modify, cancel or remit the case. In all these it can do and correct the errors within 5 years, but a final order cannot be challenged in a court. जो भी उन्होंने वर्डिक्ट दिया है वो फाइनल होगा. अगर उनको कुछ उनको लगा कि 2022 में उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उनको लगा कि एक एरर हुआ है, okay, because of false facts that have been presented by the employer, in that case उनके पास 5 years का टाइम रहता है, 2027 तक उनके टाइम है कि वो अपना ऑर्डर को फिर से रिव्यू करके रीऑर्डर कर सकते हैं. वो भी है वहाँ APF से मतलब जो ऑफिसर है उनको भी है अथॉरिटी को, एंड यहाँ ट्रिब्यूनल को भी, दोनों को भी 5 years तक टाइम मिलता है फॉर दिस. मूविंग ऑन टू, ओह सॉरी यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. To file an appeal with the tribunal under the EPF Act, an employer is generally required to, I'm really sorry for this goof up, they have to deposit 75% of the amount determined by the designated officer. जो RPFC या जो भी है उन्होंने जो अमाउंट का ऑर्डर किया था, उन्होंने बोला 1000 रुपीज़, तभी तो इसने बोला कि नहीं नहीं 500 रुपीज़, मैं वहाँ ट्रिब्यूनल के पास जा रहा हूँ, राइट. सो वो 1000 रुपीज़ जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसमें 750 रुपीज़ मतलब 75% इनको ट्रिब्यूनल में डिपॉजिट करना पड़ेगा. उसके बाद ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं, वॉट एवर ही सेज ओके 500 ही है तो 250 रुपीज़ इनको वापस मिलेगा एंड द रेस्ट वुड बी डिपॉजिटेड टू द PF अकाउंट. नहीं है उसने बोला कि आपका 750 होगा, 750 तो ऑलरेडी डिपॉजिट है, वो दे देगा. नहीं नहीं आपका 1000 है तो 750 तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड, अनदर 250 हैज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर. Got it? So they can either tribunal decide to reduce or waive or जो फाइनल करेगा दैट अमाउंट वुड बी पेड. ठीक है. So you're moving on to our next question. A company with 110 employees wants to manage its own PF account. All employees agree, but the employer has a clean record with no defaults for the previous past 3 years. जो PF उसने बहुत सही से किया है. What condition must still be met for authorization by the central government? अब employees भी agree कर रहे हैं, employer का clean record है, okay, everything is there. पास्ट 3 years का क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, 100+ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, एंड एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के दोनों ही इसके लिए एग्री होना चाहिए, एंड मोर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ शुड एक्सेप्ट फॉर दिस ओन PF अकाउंट, मैनेज्ड company managed PF account. So here both the employer and the majority of the employees must request the authorization and rules of the scheme must be followed. ठीक है. So इसमें condition है 100+ employees, एक तो होना चाहिए उतने, उसके बाद majority of these employees should accept for that for the company owned PF account. Employer and employee दोनों मिलके इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. बोथ द एम्प्लॉयर एंड द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट रिक्वेस्ट फॉर दिस ऑथराइजेशन. एंड फोर्थ कंडीशन है कि उस एम्प्लॉयर का क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 साल का, मतलब वो PF अमाउंट वो सब बहुत सही से जमा कर रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है. ओके. Now the last question for today. An employer of a 120 employee establishment requests to maintain its own PF account and the majority of the employees agree. However, the employer defaulted on provident fund payments 2 years ago. Can the central government authorize this employer to maintain its own PF account? अभी हमने सारे conditions किया है, right? Employee, employer, फिर उनका majority of the employees have to accept, and employer का बिल्कुल last 3 years का clean record होना चाहिए. यहाँ तो record clean नहीं है, so no, because the employer defaulted on PF payments in the past 3 years, so they can't maintain its own PF account. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड. सो यहाँ तक हमने ये क्लोज कर दिया है PF का, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्ट का. सो हियर जो कंटेंट है दिस इज़ डन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे. सो विद दिस आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन. बिफोर वाइंडिंग अप छोटा सा अनाउंसमेंट है फ्रॉम EduTap. सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग द UPSC EPF or APFC.
और ई और एओ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 एड्यूटैप 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च किया है. 1 द मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए जो उनको लगता है कि पूरा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाना चाहिए उनको. 1 पॉइंट सोर्स ऑफ ऑल द कंटेंट एसोसिएटेड विद वॉट एवर सब्जेक्ट्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस एग्जाम. ठीक है, वो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर क्विजेस, आपको पूरा मिल जाए. अलॉन्ग विद दैट वीकली आपको स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे कुलदीप सर के साथ, जो आप इस कंटेंट को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो वो आपको बताएंगे. ठीक है. नाउ दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उनको कोर्स चाहिए. स्पेशली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या है, कई सारे एग्जाम्स देते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक्सेट्रा, लेकिन कुछ एग्जाम्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक योर एपीएफ सीईओ के लिए स्पेशल सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, पॉलिटी, ओके, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा. जैसे नाबार्ड के लिए एआरडी होता है, वो कहीं और एग्जाम में नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन वो स्पेशल सब्जेक्ट है. बच्चा ज़्यादा बाकी सब तो मैं कॉमन वाले में कर लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे कोर्स चाहिए. फॉर दैट दे कैन ऑप्ट फॉर सच कोर्सेज. तो उसमें भी आपको वही लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड वीडियो सब मिल जाएंगे, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली. एंड तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए जो पूरा प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट दे वांट सम मॉक टेस्ट सॉर्ट ऑफ, सो एज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, एंड ऑल्सो रियल एग्जाम का फील चाहिए, मतलब उसी लेवल का पेपर. इन दैट केस दे कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज. ये सारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, तो आप वहाँ जाके अपने हिसाब से आप कोर्स को देख सकते हैं. एंड बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू द team as well. Okay, so with this I'm winding up this session. Thank you very much. I really hope that you have liked this session. I wish you all the best for your exam preparation, and have a great day ahead. Please take very good care of yourself. Take care. Bye bye. Thank you once again.